नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां एक ऐसे सम्राट का जिक्र है जो मानो एक शून्य से पैदा हुए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। जी हां, ये कहानी है दशपुर के महान शासक चक्रवर्ती सम्राट यशोधर्मन की। इतिहासकारों ने यशोधर्मन के छोटे लेकिन बेहद शानदार शासन को कुछ इसी तरह से बयान किया है। सोचिए, एक दीपक जो बुझने से ठीक पहले सबसे तेज चमकता है। ये एक लाइन ही उनके अचानक उदय और फिर उतने ही अचानक अस्त हो जाने की पूरी कहानी कह देती है। देखिए, हम सब ने गुप्त, मौर्य या मुगल साम्राज्यों के बारे में तो खूब सुना है ना? लेकिन यशोधर्मन का नाम ये अक्सर इतिहास की किताबों से गायब ही मिलता है। तो चलिए, आज इसी भूले हुए अध्याय को जरा खोल कर देखते हैं। अच्छा, यशोधर्मन की कहानी को समझने से पहले हमें उस दौर के भारत को समझना होगा। ये वो वक्त था जब महान गुप्त साम्राज्य बिखर चुका था और इतिहासकार इस दौर को एक अंधकार का, एक राजनीतिक अस्थिरता का युग कहते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये उस दौर की पूरी कहानी बताती है। गुप्तों के पतन के बाद लगभग 42 साल तक कोई ठीक-ठाक सिलसिलेवार इतिहास ही नहीं मिलता। एक ऐतिहासिक शून्य था, एक पॉलिटिकल वैक्यूम। और कमाल देखिए, ठीक इसी खालीपन से करीब 528 ईस्वी में एक नया नायक उभरता है, यशोधर्मन। तो सवाल ये है कि आखिर ये यशोधर्मन थे कौन, कहाँ से आए थे? इतिहास उनके परिवार या वंश के बारे में तो खामोश है, लेकिन उनके शिलालेख हमें एक बहुत दिलचस्प सुराग देते हैं। उनके अभिलेखों में एक शब्द मिलता है, आत्मवंशो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो किसी राजघराने के वारिस नहीं थे। उन्होंने विरासत में राज नहीं पाया, बल्कि अपनी ताकत, अपने बाहुबल से अपने ही वंश की नींव रखी। वो एक सेल्फ मेड रूलर थे। अब यहीं पे एक बहुत ही मजेदार अकादमिक थ्योरी सामने आती है। क्या ऐसा हो सकता है कि विदेशी हमलावरों से परेशान होकर जनता ने ही भारत की पुरानी गणतांत्रिक परंपराओं को निभाते हुए यशोधर्मन को अपना नेता चुन लिया हो? मतलब जनता ने अपना राजा खुद चुना। ये सोच ही कितनी क्रांतिकारी है। और ये विदेशी आक्रांता कौन थे जिनसे जनता इतनी परेशान थी? ये थे हूण, और उनका एक नेता था मिहिरकुल, जो अपनी क्रूरता के लिए बहुत बदनाम था। वैसे यहाँ एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट है। हम लोग अक्सर हूणों और मंगोलों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन रूसी आर्कियोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि हूणों की खोपड़ियां मंगोलों की तरह गोल नहीं बल्कि लंबी होती थी। एक छोटा सा लेकिन बड़ा जरूरी शारीरिक फर्क। तो मिहिरकुल, जो हूण शासक तोरमाण का बेटा था, उसे प्रजा पीड़क कहा गया है, मतलब प्रजा पर जुल्म ढाने वाला। उसकी राजधानी थी साकल, जिसे आज हम सियालकोट के नाम से जानते हैं। और विडंबना देखिए, इतना क्रूर शासक भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो जब यशोधर्मन मेहरकुल के अत्याचारों के खिलाफ खड़े हुए, तो ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक जालिम हुकूमत के खिलाफ एक जन क्रांति थी, एक तरह का विद्रोह जिसे लीड कर रहे थे यशोधर्मन। इस बड़ी जीत का सबूत हमें मंदसौर के पास सौंधिनी में मिले विजय स्तंभों पर मिलता है। इन पर संस्कृत का ये बड़ा ही ओजस्वी श्लोक लिखा हुआ है। अब जरा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। समझिए इस बात की गहराई। वो मेहरकुल, जिसका दावा था कि उसका सिर्फ भगवान शिव के आगे झुकता है, किसी और के आगे नहीं, उसी मेहरकुल को यशोधर्मन ने अपने पैरों पर सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। शिलालेखों में तो यहां तक लिखा है कि मेहरकुल ने अपने बालों में लगे फूलों से यशोधर्मन के चरणों की पूजा की थी। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक तरह से संपूर्ण समर्पण था। और इस जबरदस्त जीत के बाद यशोधर्मन की हैसियत ही बदल गई। वो अब सिर्फ एक राजा नहीं रहे, उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की, यानी राजाओं के भी राजा, और एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया। और उनका साम्राज्य कितना बड़ा था, जरा अंदाजा लगाइए। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक। ये साम्राज्य तो गुप्तों के साम्राज्य से भी बड़ा था, और उन जगहों तक फैला था जहां गुप्त भी कभी नहीं पहुंच पाए। अच्छा, यहां एक छोटा सा अकादमिक पॉइंट है। कुछ हिस्टोरियंस पहले यशोधर्मन और विष्णुवर्धन को अलग अलग मानते थे, लेकिन क्योंकि दोनों ने राजाधिराज परमेश्वर जैसी एक ही शाही उपाधि इस्तेमाल की, तो अब ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि ये दोनों नाम एक ही महान व्यक्ति के हैं। लेकिन हर उदय का एक अस्त भी होता है।
यशोधर्मन का साम्राज्य बहुत बड़ा था, पर उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं चला। उनकी विरासत एक उल्का पिंड की तरह है। और ये बात उनके जीवन को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। वो इतिहास के अंधेरे आसमान में एक उल्का, एक टूटते तारे की तरह आए, पल भर के लिए सब कुछ रोशन कर दिया और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो गए। करीब 540 ईस्वी के बाद इतिहास चुप हो जाता है। रिकॉर्ड्स में यशोधर्मन का फिर कोई जिक्र नहीं मिलता। हमें नहीं पता कि उनका क्या हुआ, लेकिन उनके बनवाए हुए विजय स्तंभ आज भी सीना ताने खड़े हैं, उनकी उस छोटी लेकिन शानदार कहानी की गवाही देते हुए। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है, आखिर इतिहास यशोधर्मन जैसे नायक क्यों पैदा करता है, जो एक छोटे से पल के लिए आते हैं, अंधेरे को चीरते हैं, पूरी व्यवस्था बदल देते हैं और फिर समय की धारा में खो जाते हैं। उनकी इस छोटी मगर शानदार विरासत का आखिर मतलब क्या है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।